नेक्स्ट टॉपिक है अपना रक्त के प्रकार, मतलब ये रक्त वाला ये समझ लो आज लास्ट टॉपिक है अपना, इसमें कंप्लीट है। रक्त के प्रकार क्या होते हैं, तो रक्त के बारे में जो डिटेल्स है वो अपने लेसन 4 में दिया हुआ है, तो डिटेल हम वहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके ग्रुप वगैरह। अभी एक नॉर्मल हम सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो इसका कि रक्त के प्रकार जो होते हैं इसके 2 प्रकार में डिवाइड किया गया है, और वो किसके आधार पर किया गया है। एक तो इसको डिवाइड किया गया है प्रतिजन के आधार पर, प्रतिजन, ठीक है, कि रक्त को किस आधार पर डिवाइड किया गया है, एक तो प्रतिजन के आधार पर, और एक समझ लो इसको RH फैक्टर के आधार पर। रक्त को हम किस आधार पर डिवाइड कर रहे हैं, एक तो प्रतिजन और एक RH फैक्टर के आधार पर। प्रतिजन क्या होते हैं, पहले तो कि जो ब्लड की जो RBC होती है, RBC सेल होती है, इस RBC की सतह पर क्या होते हैं, प्रतिजन पाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के आते हैं, इसमें प्रतिजन पाए जाते हैं, और वो प्रतिजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A और B से। क्या RBC की सतह पर प्रतिजन कौन से होते हैं, A और B। इस प्रतिजन के आधार पर इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो प्रतिजन के आधार पर अगर हम रक्त की बात करें कि प्रतिजन के आधार पर ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है, तो इस पर यह है, यदि RBC की सतह पर प्रतिजन A पाया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्लड ग्रुप A। RBC की सतह पर क्या पाया जाता है, प्रतिजन A पाया जाता है, तो उस ब्लड ग्रुप का नाम भी क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। और यदि उसके ऊपर B पाया जाता है तो उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, B पाया जाता है। और जैसे मान लो RBC है, इसके ऊपर A और B दोनों प्रेजेंट है, तो उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, A और B, ठीक है। अब मान लो RBC की सतह पर एक भी प्रतिजन प्रेजेंट नहीं है, ना तो A प्रेजेंट है ना B प्रेजेंट है, इसकी सतह पर किसी प्रकार का प्रतिजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके ऊपर क्या होगा, एक तरीके से 0। मगर जब आप ABCD लिख रहे हैं तो यहाँ 0 तो हम बोल नहीं सकते, तो उसको नाम क्या दे दिया, ब्लड ग्रुप O ब्लड ग्रुप, उसको नाम दे दिया। तो प्रतिजन के आधार पर जो ब्लड ग्रुप होता है, मतलब रक्त के प्रकार होते हैं, वो क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, A B AB और O। और अगर ऐसी RH फैक्टर के आधार पर बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप को RH फैक्टर के आधार पर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। यदि RBC की सतह पर RH प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, RH पॉजिटिव। अगर उसके RBC की सतह पर RH फैक्टर, RH कारक प्रेजेंट है तो हम उसको RH पॉजिटिव कहते हैं, और जिसकी सतह पर RH प्रेजेंट नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है, RH नेगेटिव कहा जाता है। इस आधार पर इसको हम डिवाइड कर रहे हैं प्रतिजन के आधार पर। तो यहाँ तो हम इसके बारे में सिर्फ इतना से, बाकी इसके बारे में जितनी भी डिटेल है वो सब हम लेसन 4 में डिस्कस करेंगे। लेसन 4 में सारा दिया हुआ है, तो वहाँ पे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रक्तवाहिनियाँ। रक्त के बाद अपने पास नेक्स्ट सेकंड टॉपिक हम बात करते हैं रक्तवाहिनियाँ। तो रक्तवाहिनियाँ क्या होती है भाई, रक्तवाहिनियाँ किसे कहते हैं कि जो रक्त को एक तरह से हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, बहुत छोटी छोटी रक्त मतलब नसें, जो पाइप, जो नलचियाँ जिनको हम मान सकते हैं, तो हमारे पूरे शरीर में बहुत सारी क्या होती है, नसें पूरे शरीर में फैली हुई रहती है, ठीक है, जो काम क्या करती है, रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रक्तवाहिनियाँ। अब ये जो रक्तवाहिनियाँ होती है ये 3 प्रकार की होती है। एक तो बात करते हैं हम धमनी, एक होती है शिरा, और एक होती है केशिकाएँ। केशिकाएँ 3 प्रकार से होती है, धमनी, शिरा और केशिकाएँ। तो जैसे किस प्रकार से होती है, इनके बारे में बात करें तो जैसे एक तरफ तो क्या होती है, जैसे कोई भी अंग है अपने पास, किडनी मान लो या कोई सा भी अंग मान लो, तो एक बड़ी नलिका आती है, जैसे इस तरफ से तो क्या आती है, धमनी आई, और इस तरफ से अपने पास क्या आती है, जैसे शिरा आती है। ये 2 नलिका है, ठीक। अब जब ऑर्गन के अंदर जाती है तो ये पूरी मोटी मोटी तो जा नहीं सकती, तो ये क्या होती है, छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। इसकी क्या होती है, छोटी छोटी शाखाएँ हो जाती है बहुत सारी, और ये शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जो अपने जो शिरा होती है, ये भी क्या होती है, छोटी छोटी शाखाओं में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से क्या होती है, ये एक संरचना में। तो इधर तो ये तो क्या है, धमनी,
और इधर ये क्या है, शिरा। और यहाँ पे आकर ये जो छोटी छोटी नलिकाओं में बदल जाती है, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है अपने केशिकाएँ। ठीक है, तो जो रक्त केशिकाएँ होती है 3 प्रकार की होती है, रक्तवाहिनियाँ, धमनी, शिरा और केशिकाएँ। अब धमनी और शिरा के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। कैपिलरीज के बारे में, सॉरी, केशिकाओं के बारे में सिर्फ इतना सा आपको ध्यान रखना है कि जो केश के समान बारीक नलिकाएँ पाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, केशिकाएँ। ठीक है, और अब हम बात करते हैं डिटेल में धमनी और शिरा के बारे में, जो आपके मोस्टली इनके बारे में अंतर भी पूछा जाता है कि धमनी शिरा में अंतर बताइए। तो धमनी शिरा में अंतर क्या होता है भाई, कि जो शिरा की अगर हम बात करें, जैसे मान लो अपने ये कौन सा एक ये पोर्शन क्या हो गया अपने हृदय। ठीक है, अपने ये क्या हो गया, हर्ट वाला पार्ट हो गया। तो हर्ट में जो रक्त लेकर आती है वो तो होती है शिरा। हर्ट के अंदर जो रक्त लेकर आती है वो क्या होती है, शिरा होती है। और जो हर्ट से रक्त लेकर जाती है उसे हम क्या कहेंगे, धमनी। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। हर्ट में रक्त लाने वाली शिरा होती है और हर्ट से रक्त ले जाने वाली क्या होती है, धमनी होती है। शिरा जो रक्त लाती है वो कौन सा होता है, CO2 युक्त, मतलब अशुद्ध रक्त भी आप इसको कह सकते हो कि शिरा जो रक्त लेकर आती है वो क्या होती है, CO2 युक्त होती है। और धमनी जो रक्त लेकर जाती है, भाई हर्ट से रक्त फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों में शुद्ध हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन ले लेता है वहाँ से। तो धमनी क्या करती है, पूरे शरीर में रक्त पहुँचाती है। तो वो कौन सा रक्त पहुँचाएगी, O2 युक्त, मतलब ऑक्सीजन युक्त, मतलब शुद्ध रक्त। ठीक है, तो शिरा के अंदर CO2 युक्त रक्त पाया जाता है, धमनी के अंदर ऑक्सीजन युक्त रक्त पाया जाता है। इसके सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम तो ये हो गया। इसके अलावा एक और ख़ास बात कि जो धमनी होती है इसका व्यास क्या होता है, कम होता है। धमनी का व्यास क्या होता है, कम, जबकि शिरा का जो व्यास होता है वो क्या होता है, ज़्यादा। मतलब शिरा क्या होती है, मोटी होती है, एक तरीके से समझ लो। धमनी क्या होती है, पतली होती है। तो धमनी का व्यास कम होता है, शिरा का व्यास ज़्यादा होता है। ठीक, अब इसके बाद इसका व्यास कम है तो इसके अंदर दाब क्या लगता है, ज़्यादा, अधिक। शिरा के धमनी के अंदर दाब क्या लगेगा, अधिक दाब लगेगा। भाई व्यास कम है तो इसमें प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा। भाई जगह कम है तो वहाँ से क्या होती है, तेज़ी से कोई चीज़ निकलेगी, तो इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। जबकि इसमें व्यास ज़्यादा है तो इसमें प्रेशर क्या होगा, कम। भाई व्यास ज़्यादा है तो कोई भी चीज़ बाहर निकल रही है तो वो आसानी से बाहर निकल सकती है, तो इस वजह से इसमें दाब क्या लगता है, कम लगता है, जबकि धमनी में दाब अधिक लगता है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना आप कि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, मान लो शिरा में दाब अधिक लगता, शिरा में दाब अधिक होता तो क्या होता, तो इसकी शिरा की जो दीवारें होती है इनके फटने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनकी दीवारें क्या होती है, पतली होती है। जबकि शिरा की जो ये दीवार होती है, ये वाला पोर्शन, धमनी की जो ये दीवार होती है ये क्या होती है, मोटी होती है। धमनी की दीवार क्या होती है, मोटी होती है। जबकि शिरा की जो ये दीवार होती है ये क्या होती है, पतली होती है। तो इसमें प्रेशर क्या होता है, कम लगता है। इस तरीके से भी याद रख सकते हो आप, धमनी में प्रेशर ज़्यादा लगता है। इसके अलावा एक और चीज़ याद रख सकते हो आप कि हमारे जो स्किन पर जो सतह पर दिखाई देती है, जो हमारे हाथों में जो नसें दिखाई देती है वो कौन सी होती है, शिरा। तो हम क्या कहेंगे, शिरा सतह पर पाई जाती है। और जो डॉक्टर के द्वारा जो अंगूठे की तरफ जैसे दबाकर चेक करते हैं तो अंदर गहराई में जो होती है वो क्या होती है, धमनी। तो शिरा सतह पर पाई जाती है जबकि धमनी गहराई में पाई जाती है। तो ये आपके धमनी और शिरा में अंतर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है धमनी शिरा में अंतर बताइए। ठीक, और केशिकाएँ क्या होती है, जो केश के समान बारीक नलिकाएँ होती है। ठीक, और जो धमनी और शिरा का जो ब्लड एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है, केशिकाओं में आकर। तो केश के समान बारीक नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, केशिकाएँ कहते हैं। तो ये था आपके रक्त वाला टॉपिक जो कि कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अब हम बात करेंगे हृदय के बारे में कि हार्ट क्या होता है, इसके कितने चैम्बर्स वगैरह होते हैं और ये कहाँ पे पाया जाता है, क्या क्या ये काम करता है। तो वो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। ठीक, लिखो। वैसे ही चीज़ पहले ही पढ़ चुके